अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं पहले भी अपनी हर वीडियो के स्टार्ट में अपना छोटा सा तारुफ देता हूं उन दोस्तों के लिए जो कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप पे मुझसे पहले। ज़ाहिर है आपका भी हक बनता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपने जब केस देना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वकील साहब की एक्सपर्टीज़ क्या है, उनका जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्या है और वो कितने अरसे से वकालत कर रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और लाहौर की मेरी ज़्यादातर प्रैक्टिस है, सिविल की प्रैक्टिस है। फैमिली और फैमिली से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनकी प्रैक्टिस जो कोर्ट लिटिगेशन है। इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी लिटिगेशन, और तकरीबन 13 साल से मैं लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसके अलावा हाई कोर्ट में जो एपलेट जुरिस्डिक्शन में जो नीचे से ट्रायल के केसेस ऊपर हाई कोर्ट में जाते हैं वो केसेस भी डील करता हूँ। और इसके अलावा टैक्स के, NIRC के, लेबर से रिलेटेड जो हैं, सर्विस से रिलेटेड जो केसेस हैं वो भी मैं डील करता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ उन दोस्तों के लिए जो मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज का एक मुकदमा, एक कहानी प्रोनोट से मुतालिक है। प्रोनोट यानी कि प्रोमिसरी नोट। और जो कुछ एजिड लोग हैं वो तो इसको प्रोनोट के नाम से जानते होंगे, क्योंकि ये एक इस बरसगीर पाको हिंद में तकरीबन 150 साल पुराना ये लफ्ज़ यूज़ होता आ रहा है। और ये अंग्रेज़ों का मुतारफ़ करवाया गया लफ्ज़ है प्रोमिसरी नोट, यानी कि ऐसा कोई नोट, ऐसा कोई वादा जिस पर आप प्रॉमिस कर देते हैं कुछ भी रकम की अदायगी के लिए, और उसमें कुछ वक़्त मुकर्रर कर देते हैं और आप अपना बेसिकली आप ये तस्लीम करते हैं कि आपने ये रकम इस शख्स को देनी है, तो उसको प्रोनोट कहते हैं। इस हवाले से कानून 1881 में मुतारफ़ करवाया गया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत। और उसमें जो 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो ये 3 थे। प्रोमिसरी नोट था, बिल ऑफ एक्सचेंज था और चेक था, यानी कि जो बैंक का चेक होता है। और आज की वीडियो है वो प्रोमिसरी नोट से मुतालिक है कि प्रोमिसरी नोट कोई ऐसा वादा जो कि आपने किसी भी रकम की अदायगी के हवाले से किसी शख्स की फेवर में लिख कर दिया हो, उसको प्रोमिसरी नोट कहते हैं। ये प्रोमिसरी नोट एक सादा कागज़ पर भी हो सकता है, और अगर किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉई है और वो उस बिहाफ पर कोई पैसे दे रहा है या पैसे देने का वादा कर रहा है तो वो लेटर पैड पर भी हो सकता है और स्टैम्प पेपर पर भी हो सकता है, लेकिन ये करेंसी नोट पर नहीं होना चाहिए। कानून की जो शर्त ये है कि ये करेंसी नोट पर नहीं होना चाहिए, और वो करेंसी पाकिस्तान की हो, बाहर USA की हो, यूरोप की हो, किसी भी करेंसी नोट पर प्रोमिसरी नोट नहीं लिखा जा सकता और उसकी वैल्यू नहीं होती। और दूसरी सबसे अहम बात प्रोमिसरी नोट को जेन्युइन और वैलिड बनाने की, कि प्रोमिसरी नोट के अंदर किसी किस्म की भी कोई शर्त मेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लिखी जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप एक सादा कागज़ पर या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे देते हैं कि मैंने मतलब जैद को देते हैं कि जैद को मैंने 5,000 रुपये देने हैं, और नीचे अपना नाम, दस्तखत, डेट लिख देते हैं, तो ये सिंपल प्रोमिसरी नोट बन जाता है। और जैद जो है वो आपसे इस प्रोमिसरी नोट की बेस पर रकम क्लेम कर सकते हैं और लीगल प्रोसीजर भी अडॉप्ट कर सकते हैं आपसे रकम निकलवाने के लिए। इसी तरह अगर आप एक सादा कागज़ पर लिख देते हैं कि मैंने जैद के इतने रुपए देने हैं, और मैं जैद का, या लिख देते हैं कि मैं जैद का इतने रुपयों का मकरूज़ हूँ, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि मैं जैद का इतने रुपयों का मकरूज़ हूँ, और जब ये मुझसे तलब करेगा मैं इसको अदा करने का पाबंद होऊंगा। नीचे अपना नाम, डेट और दस्तखत अगर आप कर देते हैं तो ये भी जेन्युइन वैलिड प्रोमिसरी नोट कंसिडर होगा, और जैद इसको थ्रू लीगल प्रोसेस आपसे क्लेम कर सकता है, आपसे रिकवर कर सकता है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने बताया कि प्रोमिसरी नोट के अंदर कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई शर्त हुई तो वो इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी और आप कानूनी तरीके से उस शख्स से पैसे रिकवर नहीं कर सकते जिसने प्रोमिसरी नोट लिखकर आपकी फेवर में दिया है। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोमिसरी नोट अगर आपको कोई लिख कर देता है कि मैंने इन साहब को 50,000 रुपये देने हैं,
लेकिन मैं इन रुपयों में से पहले वो पैसे डिडक्ट करूंगा, वो मिन्हा करूंगा जो कि इन्होंने मुझे देने हैं। अब ये एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट है, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इन्होंने इनको कितने पैसे देने थे जिसमें से इन्होंने ये इतने मिन्हा करने हैं और कितने मिन्हा करने हैं। तो ये सिंपल प्रोमिजरी नोट नहीं रहा। तो ये प्रोमिजरी नोट कानून की नज़र में प्रोमिजरी नोट काउंट ही नहीं होता, ये प्रोमिजरी नोट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैंने जैद को अपनी शादी के 7 दिन बाद 50,000 रुपये देने हैं और मैं उसको देने का पाबंद होऊंगा, तो अब आपने अपनी शादी का जो बीच में तज़किरा और जो कंडीशन मेंशन कर दी है वो प्रोमिजरी नोट की कंडीशन को पूरा नहीं करती, बल्कि उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है। इस तरह की जो बात है वो आपकी टू डू लिस्ट का जो हिस्सा हो सकती है, लेकिन ये प्रोमिजरी नोट में फॉल नहीं करता। तो इस तरह की कोई शर्त आप मेंशन कर देते हैं, जैसे कि मिसाल के मैं एक और एग्जांपल आपको दूं कि अगर मेरी फ़लाँ से शादी हो गई तो मैं जैद को 1 लाख रुपया दूंगा। तो अगर आपकी उस शख्स से, उस औरत से, और अगर आप औरत हैं तो उस मर्द से शादी हो भी गई, तब भी जिसको आपने वो प्रोमिजरी नोट लिख कर दिया है वो आपसे रकम वसूल नहीं कर सकता। और इखलाकी तौर पर तो आप बेशक उसको बिना लिखे भी दे सकते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि कोई भी शख्स प्रोमिजरी नोट को लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करके किसी शख्स से पैसे कैसे रिकवर कर सकता है। और आज की ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ऐसा नोट लिखा जाए कि वो प्रोमिजरी नोट की डेफिनेशन में आता हो और आप उसको अदालत के थ्रू उस शख्स से रिकवर करवा सकते हो। और इस तरह की राइटिंग, अगर इस तरह की कोई कंडीशन आप उसके अंदर मेंशन कर देते हैं प्रोमिजरी नोट के अंदर, तो वो प्रोमिजरी नोट नहीं रहता। उस प्रोमिजरी नोट में सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की अदायगी का, आपके उसके पैसे देने का हक तस्लीम लिखा होना चाहिए और आप कहें कि मैंने इसको ये पैसे देने हैं और मैं इसको दूंगा, बस यही मेंशन हो। बाकी अगर आप कहें कि मेरी अगर जायदाद बिकती है और उसमें से मुझे इतने पैसे आते हैं तो मैं इतने पैसे इसको दे दूंगा, ये भी प्रोमिजरी नोट नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसके साथ फ़लाँ चीज़ भी दूंगा तो ये भी प्रोमिजरी नोट नहीं है। प्रोमिजरी नोट एज अ होल पढ़ा जाता है और उसमें से कोई एक चीज़ भी अगर आपने एक्स्ट्रा डाल दी या बीच में से कहा कि ये मैं नहीं दूंगा, तो फिर वो प्रोमिजरी नोट नहीं रहता। और प्रोमिजरी नोट के पैसे रिकवर करवाने का तरीका कानून में मौजूद है। ऑर्डर 37 का एक दावा दायर करना पड़ता है और ये दावा समरी प्रोसीजर होता है। समरी प्रोसीजर के तहत इसका ट्रायल होता है और अगर दूसरी पार्टी आकर इसमें लीव टू डिफेंड देती है, उसकी लीव टू डिफेंड अलाउ नहीं होती, तो आपका दावा स्ट्रेट अवे डिक्री हो जाता है। और अगर उसकी लीव टू डिफेंड अलाउ हो जाती है और फिर उसके बाद एविडेंस होती है, तब भी इसका सबसे बेहतरीन प्रोसीजर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का इंक्लूडिंग चेक, सबसे बेस्ट तरीका ऑर्डर 37 का दावा है। क्योंकि आल्दो चेक की दूसरी रेमेडी भी अवेलेबल है, यानी 489F का जो FIR होती है 489F की, वो भी रेमेडी अवेलेबल ज़रूर है, लेकिन पैसे रिकवर नहीं होते। इससे आप दूसरी पार्टी को ज़लील ख्वार तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पैसे रिकवर नहीं होते। वो बेस्ट तरीका आपके पास सिविल लिटिगेशन में ऑर्डर 37 का दावा है। तो आज का एक मुकदमा, एक कहानी सिर्फ प्रोमिजरी नोट की डेफिनेशन के हवाले से था कि प्रोमिजरी नोट कहते किसे हैं और किन चीज़ों को प्रोमिजरी नोट नहीं कहते, और कौन से अल्फाज या स्टेटमेंट्स या कंडीशंस अगर प्रोमिजरी नोट में डाल दी जाएं तो वो प्रोमिजरी नोट नहीं रहता। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।